स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आप सुबह उठे एक खुशी के साथ, आज़ाद होने की खुशी, लेकिन इसके बाद आपको पता चलता है कि आपका घर, आपकी ज़मीन जायदाद, आपके रिश्ते रिश्तेदार सब कुछ आपसे छीन लिए गए हैं। आपको कहाँ जाना है आपको ये भी नहीं पता। उसके बाद आप ये जान रहे हैं कि बाहर मास किलिंग्स हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, आपके अपने लोगों के साथ में रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को मार दिया गया है। और ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है उस शख्स की वजह से जो आपको और आपके देश को जानता तक नहीं था। ये शख्स था सिरिल रेडक्लिफ। कैसे रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन खींचने के लिए आज़ादी के बाद इस बाउंड्री लाइन खींचने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम होता है, ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। और ये सब कुछ आपके यूपीएससी CSE के GS1 के पेपर के बहुत ज़्यादा इसमें रिलेटेड है। साथ ही साथ में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को भी कवर करता है। तो यहाँ पे आपके लिए जानना ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी जो जानकारी है इससे आपको प्री में भी आप कई सारे क्वेश्चंस देखते हैं रेडक्लिफ लाइन के रिलेटेड। तो ये सब कुछ आज आपको यहाँ पे इस कहानी में पता चलने वाला है। साथ में ये जो सारी जानकारी है ये 1975 में जो बुक पब्लिश हुई थी, फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपिलियर की, तो उनकी उस बुक में से ली गई ये सारी जानकारी और सारे इवेंट्स जो आज आपको इस कहानी में हम बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। जून 1947 से पहले तक एक व्यक्ति जो इंग्लैंड का सबसे नामी वकील, सबसे नामी तेज तर्रार बैरिस्टर था, नाम था सिरिल रेडक्लिफ, जिसने ऑक्सफोर्ड से अपनी लॉ की डिग्री की। इसके बाद में ज़्यादातर समय जो था उसका वो लंदन के उसके न्यू स्क्वायर में जो लॉ चैम्बर था उसमें निकलता था, वहां पे लगातार अपना समय बिताता था। ये वो समय था जून 1947 का जब भारत आज़ाद होने के लिए तैयार था और पार्टीशन के लिए जो रूपरेखा थी उसको तैयार किया जा रहा था। लेकिन इसी महीने, जून के ही महीने में 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान सामने आया था, उसके तहत भारत के आखिरी वॉइसरॉय माउंटबेटन के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। और ये मुश्किल ये थी कि पंजाब और बंगाल की जो बाउंड्री लाइंस होंगी, जो बॉर्डर होगा, वो क्या होगा, सीमाएं क्या होंगी भारत की और पाकिस्तान की। नेहरू और जिन्ना माउंटबेटन के साथ में ये तीनों ही ये जानते थे, ये तीनों लोग ये जानते थे कि अगर नेहरू और जिन्ना ये काम करते हैं कि बाउंड्री क्या बनाई जाए, तो ये कभी भी एक निष्पक्ष पर नहीं निकल पाएंगे, ये एक कंक्लूजन पर, सेम पेज पर नहीं आ पाएंगे। ये लोग ये जानते थे कभी इनके बीच में सहमति नहीं बनेगी। और इसी के तहत डिसाइड किया जाता है कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। बाउंड्री कमीशन बनाने का डिसाइड किया जाता है, लेकिन अब सवाल ये था कि इस बाउंड्री कमीशन का हेड कैसे बनाया जाए। इसके लिए इन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि भारत को बहुत ही निष्पक्षता से देख पाए, इस तरह से देख पाए, एक अनबायस्ड तरीके से अपना डिसीजन दे पाए। इसी के तहत 27 जून 1947 को 27 जून 1947 को दोपहर का वक्त था, लंदन में लॉर्ड चांसलर ने अपने दफ्तर में इंग्लैंड के नामी वकील सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया। ये वहां पे जाते हैं। इसके बाद में सिरिल रेडक्लिफ जो थे उनके बारे में, क्योंकि इंग्लैंड में भी सभी लोग ये जानते थे कि ये वो व्यक्ति है जिसने भारत में कभी भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया ही नहीं है। वो ना तो भारत के बारे में जानते हैं, ना ही किसी भारत के लीगल मैटर में कभी इन्वॉल्व हुए हैं। और साथ में ये सबसे बड़ी बात थी कि वो व्यक्ति भारत कभी आया ही नहीं था, उसने भारत की धरती पर कभी कदम भी नहीं रखा था। जो रेडक्लिफ थे यहाँ पे दोपहर के समय लॉर्ड चांसलर के दफ्तर में जाते हैं। वहां पे उन्हें भारत के विभाजन के बारे में, पार्टीशन होने वाला है, एक बाउंड्री लाइन खींची जानी है, इसके बारे में उनको अवगत कराया जाता है। साथ में यहाँ पे उन्हें ये बताया जाता है कि इस काम के लिए आपको चुना गया है। डायरेक्ट उन्हें ये बता दिया गया था कि इस काम के लिए सीधा कि आपको चुन लिया गया है, क्योंकि, और उन्हें साथ में ये भी बोला कि ये आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आपकी जो अज्ञानता है भारत के लिए, वही इस मसले को हल कर सकती है, वही इस मसले में सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से आपकी जो नासमझी है एक तरह से भारत को लेकर, वो यहाँ पे रेडक्लिफ कुछ देर, जब उनको ये पता चलता है कि उनको चुन लिया गया इस इतने बड़े काम के लिए, इतने बड़े पार्टीशन के लिए, वो थोड़ी देर चुप रहते हैं। क्योंकि लॉर्ड चांसलर सामने से जो लगातार जिन जगहों का नाम ले रहे थे, पंजाब का वो नाम लेते थे, बंगाल का, भारत का जो नाम ले रहे थे, उन्होंने, रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था, ऐसी जगहों के नाम ही नहीं सुने थे। वो थोड़ी देर तक यहाँ पे शांत रहते हैं। साथ में वो ये भी जानते थे रेडक्लिफ कि ये जो काम उन्हें दिया जा रहा है, ऐसे काम में अंत में उन्हें नेगेटिविटी ही मिलेगी। वो ये सारी चीजें समझ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो मना करते लॉर्ड चांसलर को इंग्लैंड में। इसके पहले लॉर्ड चांसलर ने उनको ये कहा कि आपको ये काम करना पड़ेगा, और इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, आप अपने लोगों के लिए, ये आपका एक तरह से आप सर्व करेंगे अपनी कंट्री को।
तो ये सब इमोशनल बातें करते हुए यहाँ पे उनको जिम्मेदारी दी जाती है और कहा जाता है कि आपको इस जिम्मेदारी से अपने देश के प्रति मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और इसी के तहत रेडक्लिफ ने इस काम के लिए हामी भर दी। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, तो यहाँ भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में बैचेस मिल जाते हैं। मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनमें से एक बैच चूज कर सकते हैं। और जब आप अपने इस बैच को चूज करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा। जो आप यहाँ पे इस बैच को चूज करेंगे तो जो 70,000 का कोर्स है वो आपको 30,000 रुपये मिल जाता है सिर्फ इस कोड को लगा के, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है VJ Live। आप जब इस कोड को लगाएंगे तो यहाँ पे जो 70,000 का कोर्स है वो आपको 29,999 में मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप तो लेंगे ही अपनी तैयारी को मजबूत करने में, साथ में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी लेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपना कोर्स परचेज करिए, इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी में। रेडक्लिफ अब क्योंकि हामी भर चुके थे इस टास्क के लिए जो उन्हें दिया जा रहा था, यहाँ पे करीबन 1 घंटे बाद ही, इसी दिन 27 जून 1947 को 1 घंटे बाद ही इंडिया ऑफिस के जो अंडर सेक्रेटरी थे उन्होंने रेडक्लिफ को बुलाया और उनके सामने एक नक्शा रख दिया। ये नक्शा था भारत का एक नक्शा रखा और साथ में वो उन्हें वहां पे बताने लगे रेडक्लिफ को कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है गंगा नदी जाती है, यहाँ से यहाँ तक सिंधु है, साथ में ये बंगाल है, ये पंजाब है, और उन्होंने बताया कि ये हिमालय है और ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ये पहली बार था जब रेडक्लिफ अपने सामने उन प्रांतों को देख रहे थे, उस जगह को देख रहे थे जिसको वो तोड़ने वाले थे, जिसको उन्हें विभाजन जिसका करना था। यहाँ पे उन्हें पहली बार पता चला कि ये असल में कितने बड़े इलाके हैं जहाँ जिनको उन्हें डिवाइड करना है। उस समय आप ये देखिए कि करोड़ों लोगों की, भारत के, उनके घर, खेत, उनके रिश्ते, सड़कें, फसलें, उनकी महत्वाकांक्षाएं, ये सारी सिर्फ एक नक्शे में सिमट कर रेडक्लिफ के सामने उस मेज पर पड़ी हुई थी। यहाँ से रेडक्लिफ ने अंडर सेक्रेटरी से अपनी सारी जिम्मेदारी समझी और भारत जाने से पहले उनकी मुलाकात, उनकी एक फाइनल मीटिंग जो थी वो कराई गई प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के साथ में। क्लेमेंट एटली के साथ में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में रेडक्लिफ की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में रेडक्लिफ से जो क्लेमेंट एटली थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। उन्हें पता था कि ये एक ऐसा शख्स है जो नहीं जानता भारत के बारे में, लेकिन उसके बावजूद वो खुश सिर्फ इसलिए थे क्योंकि जो रेडक्लिफ था वो उन्हीं के स्कूल से आता था। हेलेबरी स्कूल से ही रेडक्लिफ पढ़ा हुआ था, हेलेबरी स्कूल से ही क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर पढ़े हुए थे। और वो जो उनके स्कूल के प्रति उनका लगाव था पीएम एटली का, वो जग जाहिर है। मतलब वो सभी अपनी स्पीचेस में कई बार उन्होंने ये बातें बोली हैं। उनका एक अलग तरह का लगाव था अपने स्कूल से। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि रेडक्लिफ उन्हीं के एक स्कूल का ही बच्चा है जो कि जाके अभी काम ये करने वाला है इतना बड़ा। तो यहाँ पे अब इस मुलाकात के बाद रेडक्लिफ भारत आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर उनकी डेस्टिनेशन जो थी भारत में वो थी दिल्ली उन्हें आना था। लेकिन उस दौरान दिल्ली में एक बहुत बड़ी मुश्किल जो थी वो वाइसरॉय माउंटबेटन के सामने थी और ये मुश्किल थी भारत के करीबन 565 रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स। हालांकि माउंटबेटन को इस तरह की जो थी उनके दिमाग में बातें चल रही थी कि ये जो रजवाड़े हैं ये इस विभाजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो इसमें सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। माउंटबेटन ये उस तरह के व्यक्ति थे कि मोस्टली रजवाड़ों के साथ में उनकी अच्छी मित्रता थी, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन फिर भी वो ये कई सारे सवाल जो थे उनके दिमाग में थे कि क्या ये रजवाड़े कहीं विद्रोह तो नहीं कर देंगे। इन्होंने पाकिस्तान भारत दोनों के साथ मिलने से मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं इन्होंने स्वतंत्र रहने की कस्में खा ली तो क्या होगा। इस तरह के सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे माउंटबेटन को यहाँ पे भारत में। और इसी दौरान भारत में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे भारत के अंतिम वॉइसरॉय माउंटबेटन को एक ऐसा पद ऑफर किया जो इतिहास में पहले ब्रिटिशर को, किसी भी ब्रिटिश को भारत की तरफ से कभी ऑफर नहीं हुआ था। ये पद था भारत के गवर्नर जनरल बनने का पद। यहाँ पे पहली बार ये पद उन्हें ऑफर किया जाता है माउंटबेटन को। लेकिन इसके पीछे भी एक और कहानी है। ये कहते हैं, ये बताया जाता है, जो ये बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि इसके पहले जिन्ना जो थे उनकी तरफ से भी, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से भी माउंटबेटन से एक रिक्वेस्ट की गई थी इसी तरह की। ये रिक्वेस्ट थी कि 15 अगस्त के बाद भी माउंटबेटन इसी देश में रुक जाएं, सर्वोपरि न्यायाधीश के तौर पर, सारे के सारे मसलों को हल करने वाले एक जज के तौर पर वो इसी देश में रुके रहें। और ये इसके पीछे बताया जाता है कि जिन्ना इसलिए ये चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जब ये बंटवारा होगा भारत और पाकिस्तान का,
इसके बाद भारत के साथ पाकिस्तान को अपना सारा बंटवारा करने में, हिसाब किताब लेन देन करने में, सारी चीज़ों का इक्वली लेन देन हो जाए, इसलिए वो चाहते थे कि माउंटबेटन यहाँ पे एक तरह से एक पद पर तब तक भारत में बने रहे। तो ये जिन्ना की मंशा थी इस ऑफर के पीछे, इस रिक्वेस्ट के पीछे। लेकिन जो ऑफर उन्हें माउंटबेटन को नेहरू ने दिया था, उससे वो बहुत ज़्यादा एक तरह से पूरी ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए वो प्राउड की बात भी थी, क्योंकि ऐसा पद कभी भी ऑफर नहीं हुआ था किसी ब्रिटिशर को। लेकिन इस पद के लिए माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन दोनों ही इसको स्वीकार करना नहीं चाहते थे, वो इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस तरह की आगे सिचुएशन बनने वाली थी उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता थी। साथ में ऐसे ही सेम ऑफर की उम्मीद माउंटबेटन को जिन्ना से भी थी। उनका ये कहना था कि वो इस पद के साथ में तभी पूरा जस्टिस कर पाएंगे, पूरा न्याय तभी कर पाएंगे जब पाकिस्तान की तरफ से भी, जब जिन्ना की तरफ से भी सेम इसी पद का उन्हें ऑफर आता है, तभी वो इसके साथ पूरा न्याय कर पाएंगे। लेकिन जब ये बात उन्होंने जिन्ना से की तो जिन्ना ने माउंटबेटन को साफ तौर पर यह बता दिया था कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल वही बनेगा। उसने ये साफ तौर पर उन्हें बोल दिया था। माउंटबेटन ने इस पर जिन्ना से आर्ग्यू भी किया। उन्होंने जिन्ना को कहा कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को आप अपनाने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री के पास सारी पावर्स होंगी। ये जो पद है गवर्नर जनरल का, ये एक तरह से सिंबॉलिक पावर्स का पद रहेगा। लेकिन जिन्ना का इस पे कहना था, उन्होंने कड़े शब्दों में जो जवाब दिया था माउंटबेटन को, वो ये था कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मैं ही बनूंगा और पीएम वही करेगा जो मैं चाहूंगा। और इसी के साथ जिन्ना अपनी बात पे अड़े रहे। लेकिन नेहरू का जो ऑफर था वो पूरे ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए प्राइड की बात थी एक तरह से। और साथ में माउंटबेटन को उस समय चर्चिल से लेकर क्लेमेंट एटली जो पीएम थे और किंग का, इन सभी ने ये उनको संदेश भेज दिया था माउंटबेटन के पास में कि आपको इस ऑफर को नेहरू के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आगे खैर ऐसा हुआ भी। लेकिन बड़ा मुद्दा यहाँ पे इस टाइम माउंटबेटन के सामने यही था कि इन दोनों देशों की जो बाउंड्री लाइन है वो क्या होगी और कैसे खींची जाएगी। तो इसके लिए रेडक्लिफ को सारी की सारी जिम्मेदारी दी जा चुकी थी। और इसी के साथ जीवन में पहली बार सिरिल रेडक्लिफ भारत पहुंचते हैं। ये भारत पहुंचे दिल्ली में, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे और इसी के साथ उतरने के कुछ ही घंटे बाद माउंटबेटन के साथ पहली बार इनकी यहाँ पे भारत के अंदर मुलाकात होती है। रेडक्लिफ को माउंटबेटन ने बताया कि ये दोनों प्रोविंसेस हैं, पंजाब और बंगाल, इनके आपको चार मेंबर्स आपको मिलेंगे, चार आपको जजेस एक तरह से मिलेंगे, जिसमें 2 मेंबर्स, 4 में से आपके 4 मेंबर्स होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और 4 मेंबर्स होंगे मुस्लिम लीग के। जजेस का पूरा पैनल होगा जो कि आपको रिकमेंडेशंस देंगे कि आप जो बाउंड्री लाइन है, जो बॉर्डर है, वो कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, कहाँ से उनको चलना चाहिए। लेकिन सारे के सारे जो फाइनल डिसीजन होंगे वो आपके होंगे, वो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। इसलिए आपको इन दोनों कमीशंस का, यहाँ पे बंगाल और पंजाब दोनों प्रोविंसेस की कमीशंस का, बाउंड्री कमीशन का हेड बना दिया जाता है यहाँ पे रेडक्लिफ को। इसके साथ में माउंटबेटन ने एक और बड़ा झटका दिया रेडक्लिफ को। वो झटका ये था कि माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त जो आने वाला 15 अगस्त है, करीबन सिर्फ 5 हफ्ते उसके लिए बचे हैं और उस 5 हफ्ते में ये जो पूरा बाउंड्री लाइन्स हैं ये फाइनल हो जानी चाहिए। रेडक्लिफ को जब ये पता चला कि इतना बड़ा टास्क, एक तरह से सबसे बड़ा पार्टीशन ह्यूमन हिस्ट्री का, वो सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर कंप्लीट करना है, यहाँ पे रेडक्लिफ ने माउंटबेटन से ये कहा था। उन्होंने कहा कि कई सारी इसमें गलतियां हो सकती हैं, बहुत बड़ा काम है और इसके लिए समय बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन माउंटबेटन का यहाँ पे जवाब था कि दोनों देशों को 15 अगस्त तक बाउंड्री लाइन्स की इतनी ज़्यादा आवश्यकता, इतनी ज़्यादा नीड है कि ये जहाँ से भी निकलेंगी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये बताया जाता है, जो ये बुक है उसमें भी ये बताया गया फ्रीडम एट मिडनाइट में, कि रेडक्लिफ जो था वो एक तरह से निष्पक्ष रहना चाहता था और वो एक तरह से ऐसा इंसान था कि जो सभी लोगों की राय लेकर काम करना चाहता था। तो रेडक्लिफ ने यहाँ पे नेहरू और जिन्ना से, दोनों से ही अलग अलग प्राइवेट मीटिंग्स की और दोनों से सेम सवाल पूछा। ये बताया जाता है कि उसने पूछा कि क्या 15 अगस्त तक आप लोगों को बाउंड्री लाइन्स चाहिए ही चाहिए, चाहे उसमें कितने भी ज्यादा दोष हों। यहाँ पे कहा गया कि दोनों का उत्तर एक ही तरह का निकल के आया था कि दोष जितने भी हों हम लोग देख लेंगे, हम निभा लेंगे, लेकिन अब इस काम में और ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रेडक्लिफ को अपना काम शुरू करना था। इसी के तहत उनका अब जाना होता है रेडक्लिफ का भारत के उस शहर में जिसे उस समय दिल्ली से ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन, मुंबई से ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक और कैलकाटा से ज्यादा पुराना कहा जाता था। बॉम्बे से ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक ये शहर और दिल्ली से ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन ये शहर था लाहौर। लाहौर में उस समय अंग्रेजों के सबसे बड़े कॉलेजेस और सबसे शानदार क्लब्स थे। कैबरे डांस के लिए यहाँ पे कई सारे बड़े क्लब्स थे जिनके लिए अंग्रेज जो कम्युनिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा फेमस था ये लाहौर। साथ में रिलीजियस एस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर उस समय 5 लाख हिंदू, 6 लाख मुसलमान और 1 लाख सिख इस तरह से रहते थे कि उन्हें एक दूसरे के धर्म से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो इस तरह से मिलजुल कर रहते थे। ये था लाहौर। लेकिन
जुलाई 1947 जब रेडक्लिफ वहां पहुंचा है लाहौर के अंदर, रेडक्लिफ के यहाँ पहुंचने से पहले लाहौर की जो तस्वीर थी वो पूरी तरह बदल चुकी थी। रेडक्लिफ ने यह देखा कि लाहौर में मौत का आलम है हर जगह, डर का माहौल इस तरह का है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इस तरह की हिंसा हो रही थी कि आए दिन कत्लेआम होता था, लोगों को मारा जा रहा था और बहुत ही ब्रूटैलिटी से मारा जाता था। रेडक्लिफ क्योंकि बाउंड्री लाइन खींचने के लिए आया था, तो यहाँ पे पंजाब के गवर्नर के यहाँ उसके रहने का इंतजाम था, लेकिन पंजाब के गवर्नर ने उस समय अपने यहाँ उसको ठहराने से मना कर दिया। लाहौर में एक होटल के अंदर रेडक्लिफ वहाँ पे रहा और साथ में ये बताया जाता है कि जब जब वो बाहर निकलता था, जब जब अपने काम के लिए जाता था, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों के ही जो बड़े ग्रुप्स के जो लीडर्स थे, वो लोग जाके उसे इम्प्रेस करने में एक तरह से लग जाते थे, अपने अपने रिकमेंडेशंस देते थे, अपनी अपनी दलीलें उसके सामने रखते थे कि कहाँ से कहाँ तक उसको बाउंड्री लाइन खींचनी चाहिए। इन सब से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते थे जो रेडक्लिफ थे। लेकिन ये लोग ये जानते थे, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स थे, उनका ये करना इसलिए जायज़ था क्योंकि वो ये जानते थे कि रेडक्लिफ की ही कलम से उनके आने वाले फ्यूचर की जो तस्वीर है, जो उनकी तकदीर है, वो लिखी जानी है, वही उसको बनाने वाला है उस तस्वीर को। हर रात रेडक्लिफ वहाँ पे लाहौर में क्या करते थे कि आखिरी जो एक क्लब बचा हुआ था, जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ों की एंट्री हुआ करती थी, वहाँ पे किसी और की एंट्री नहीं थी सिवाय अंग्रेज़ों के, ये क्लब था पंजाब क्लब। लाहौर के पंजाब क्लब में जाकर हर रात बैठते थे, अपने सहयोगियों के साथ में बैठ के वहाँ पे पूरी रूपरेखा तैयार करते थे बाउंड्री लाइंस की, इंडिया और पाकिस्तान की, और साथ में ये सारी बातचीत अपने सहायकों के साथ में वहाँ पे ही करते थे, क्योंकि यही अकेला ऐसा क्लब था उस समय जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ों की एंट्री थी। यहाँ से लाहौर से निकल के अब ये वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली में वाइस रीगल स्टेट में इन्होंने वहाँ पे बैठकर अपना आगे का काम किया। इस समय तक अगस्त भी आने वाला था। यहाँ से अब ये पॉपुलेशन लिस्ट सारी इन्होंने बनाई रेडक्लिफ ने, रिकमेंडेशन जितने भी लेटर्स आए थे उनको इंक्लूड किया, उनको पढ़ा, अलग अलग जो मैप्स थे उनकी मदद ली, और इन सब से इन्होंने बाउंड्री लाइन खींचने का जो अपना काम था उसको पूरी तरह से अब शुरू कर दिया। जितना कम समय 15 अगस्त आने में बचा हुआ था, उस हिसाब से बताया जाता है कि हर रोज ऑन एवरेज 30 माइल्स की लंबी विभाजन रेखा, 30 माइल्स का जो बॉर्डर है, वो रेडक्लिफ को खींचना ही था हर दिन, तब जाके ये काम 15 अगस्त तक पूरा हो पाता। इसी बीच ये जब ये काम कर रहे थे, इस बीच क्योंकि अगस्त आ चुका था, पंजाब के लाहौर और अमृतसर में और साथ में बंगाल में हिंसा लगातार चल रही थी। पंजाब के लाहौर अमृतसर में इस तरह के हालात थे कि सिख और हिंदू जो थे वो मुसलमान मोहल्लों पर अटैक करते थे, वहाँ पे हिंसा होती थी, वहाँ पे खून खराबा होता था, और जो मुसलमान थे वो हिंदू और सिख लोगों को लगातार में उनको मारते थे। इस तरह की चीज़ें चल रही थी पंजाब के अंदर, और पंजाब की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए माउंटबेटन के आदेश पर 55,000 सैनिकों की पंजाब बाउंड्री फोर्स को तैयार किया जाता है। ये पंजाब बाउंड्री फोर्स जो थी, इसमें इस तरह के सोल्जर्स को रखा गया था, ऐसे सैनिकों को रखा गया था कि जिन्हें हिंदू मुस्लिम का ये जो डिवाइड चल रहा है, जो उनके बीच में फूट चल रही है इस समय, उससे फर्क नहीं पड़ता था और आगे भी फर्क ना पड़े। ऐसे सैनिकों को 55,000 इसमें रखा गया पंजाब बाउंड्री फोर्स के अंदर, इन्हें पंजाब भेजा गया। इसी के साथ में बंगाल की जो सिचुएशन थी, वहां पे जो हिंसा थी उसको कम करने के लिए, जो वहां पे शांति बनाए रखने के लिए, माउंटबेटन ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप कैलकाटा जाइए, अब बंगाल जाइए, वहां पे जाके लोगों को समझाइए। लेकिन माउंटबेटन से भी पहले सोहरावर्दी आके कैलकाटा में गांधी जी के पास उनसे रिक्वेस्ट करके गए थे कि आप कैलकाटा आइए और वहां पे आके जो मुसलमान है उनकी जान बचाइए। क्योंकि हुआ ये था कि अगस्त 1947 में जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी उसने डायरेक्ट एक्शन कर दिया था, और डायरेक्ट एक्शन के थ्रू वहां पे सैकड़ों हिंदुओं की बंगाल के कैलकाटा में उन्हें मार दिया गया था। ये सारी चीजें वहां पे हुई थी, और आखिरकार ये सब जो चीजें चल रही थी हिंसा, इसके तहत अब क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला था, 15 अगस्त से करीब 2 दिन पहले 13 अगस्त से पहले पहले दिल्ली में रहते हुए रेडक्लिफ ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, और रेडक्लिफ ने बाउंड्री लाइन की जो फाइनल रिपोर्ट थी उसको तैयार कर लिया था। अब ये रिपोर्ट जिस जल्दबाजी में तैयार हुई थी, ये किसी से छुपा नहीं था, और साथ में इसमें जितनी ज्यादा गलतियां थी वो अब आगे निकलकर सामने आने वाली थी। 13 अगस्त 1947 की सुबह रेडक्लिफ ने अपने आईसीएस सहयोगी के साथ में 2 भूरे कलर के मनीला एनवलप्स जो होते हैं, लिफाफे जो होते हैं, उनमें बाउंड्री लाइन की फाइनल रिपोर्ट को रखकर माउंटबेटन के दफ्तर में पहुंचा दिया। इधर जिन्ना जो थे वो दिल्ली को आखिरी बार अलविदा कहकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके थे, लाहौर के लिए, और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो तैयार थे अपना पद संभालने के लिए, भारत की वो उस स्पीच को तैयार करने के लिए,
थ्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो यहाँ पे ये सब चीजें चल रही थी और माउंटबेटन इस बीच में ये पहचानते थे, अच्छी तरह से जानते थे कि इन दोनों देशों की खुशियों में एक खलल आएगा और ये खलल होगा रेडक्लिफ की वो बाउंड्री लाइन जो उसने बनाई है इस कम समय में। इसलिए माउंटबेटन ने फैसला लिया यहाँ पे कि ये जो लिफाफे आए हैं 13 अगस्त को जो रेडक्लिफ ने भेजे थे उनके दफ्तर में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन लिफाफों को 3 दिन बाद रेडक्लिफ लाइन के बारे में इन दोनों देशों को बताया जाएगा। और माउंटबेटन के कहे अनुसार उनके स्टाफ ने ये जो रेडक्लिफ के दोनों लिफाफे थे उनको माउंटबेटन के ही जो दफ्तर था, उनका ऑफिस का रूम था, उसमें एक हरे डिस्पैच बॉक्स के अंदर डाल दिया और वहां पे लॉक कर दिया अगले 72 घंटों के लिए। ये वो 72 घंटे थे जब दोनों देश भारत और पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन दोनों को यहाँ पे ये नहीं पता था कि उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, उनके घर, उनके प्रॉपर्टी, ये सब कहाँ जाएगा, उनकी बाउंड्री लाइंस क्या होंगी, उनके बॉर्डर्स क्या होंगे। ये कुछ भी इन दोनों देशों को यहाँ पे अंदाजा नहीं था। उनके लोगों को नहीं पता था कि आगे उनके साथ में कितना भयावह दृश्य उनके सामने आने वाला है। और फिर इसके बाद में आता है 16 अगस्त 1947, आज़ादी का अगला दिन। दिल्ली में माउंटबेटन के दफ्तर में वो जो लिफाफा, उनका जो डिस्पैच बॉक्स रखा था हरे रंग का, उसमें से माउंटबेटन ने इन दोनों लिफाफों को, एनवलप्स को निकाला और इसके बाद में रेडक्लिफ की ये जो दोनों रिपोर्ट्स थी उन लिफाफों को खोल के जब देखा तो उसके अंदर नए नक्शे थे और साथ में 10 टाइप रिटन पेजेस थे जिसमें बाकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। ये ब्रिटेन से एक तरह से भारत को दिया जाने वाला आखिरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। यहाँ से माउंटबेटन ने भारत के जो प्रधानमंत्री बने पहले, पंडित नेहरू, उन्हें बुलाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बुलाया और दोनों को एक एक लिफाफा देकर ये बोला कि आप दोनों अलग अलग कमरों में जाके बैठिए और साथ में इसके अंदर, लिफाफों के अंदर जो नक्शे हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़िए और करीबन 2 घंटे बाद यहाँ पे वापस आइएगा, फिर एक ग्रुप मीटिंग होगी। 2 घंटे बाद जब ये दोनों वापस आए माउंटबेटन के पास, तब इन दोनों के चेहरों पर एक समान गुस्सा था, एक समान इनके चेहरों पर जो थी चिंता थी, गुस्सा था, आक्रोश था। और माउंटबेटन ये देखते ही समझ गए थे कि सिरिल रेडक्लिफ ने अपना काम जो है वो पूरी निष्पक्षता से किया है। दोनों देशों के साथ ही उसने एग्जैक्ट उसी अनबायस तरीके से, एग्जैक्ट उसी निष्पक्षता से, उसी अज्ञानता के साथ में काम किया है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ उसने सेम तरह की चीजें की थी और सेम तरह का ही अन्याय उसने कर दिया है। यहाँ पे ये समझ चुके थे। बाउंड्री लाइन खींचते समय रेडक्लिफ को जिन बातों का ध्यान रखने को कहा गया था उसने उन बातों का ध्यान भी रखा था। जैसा कि उसको कहा गया था कि पंजाब और बंगाल दोनों में ही आपको सबसे ज्यादा जो गौर करना है वो मास पॉपुलेशन का रिलीजन क्या है, उसके बेसिस पर करना है। उसने ठीक इसी तरह का किया भी था, लेकिन इसके साथ में कई सारी गलतियां भी हुई थी और गलतियां भी इस तरह की थी कि जो बंगाल की जो बाउंड्री लाइन थी उसकी बाउंड्री लाइन से रेडक्लिफ ने दोनों ही देशों को, भारत पाकिस्तान दोनों को ही इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई थी। हुआ कुछ इस तरह का था कि दुनिया भर की करीबन 85% जो जूट का है, जो जूट फील्ड्स हैं, दुनिया भर का 85% जो जूट है जो जिस एरिया में होता था, वो सारी की सारी जो फील्ड्स थी, जूट फील्ड्स, वो पाकिस्तान की तरफ चली गई थी। लेकिन सारी की सारी जो जूट की मिल्स थी वो सब भारत के कैलकाटा में रह गई थी। बताते हैं करीबन सैकड़ों जूट की मिल्स थी जो बंगाल में रह गई थी, भारत के हिस्से में। साथ में जो कैलकाटा पोर्ट था जहाँ से ये पूरा जूट जो था वो पूरी दुनिया भर में जाता था, पोर्ट वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था, ये सारा कुछ जो था वो भारत के हिस्से में रह गया था। लेकिन कोई जूट का यहाँ पे जूट फील्ड्स नहीं थी, ये सारा कुछ पाकिस्तान के पास चला गया था और उस एरिया में पाकिस्तान के, जहाँ पे जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है। पंजाब की बाउंड्री लाइन रेडक्लिफ ने किस तरह से बनाई थी और ये इस बाउंड्री लाइन में को बनाने में रेडक्लिफ को सबसे ज्यादा मुश्किल आई थी, ऐसा बताया जाता है। उसने इस बाउंड्री लाइन को इस तरह से कुछ खींचा था कि कश्मीर के घने जंगलों के बीच में से जो ऊज नदी, जो जहाँ से उसका वेस्टर्न पार्ट निकलता है, बस वेस्टर्न ब्रांच ऊज नदी की निकलती है, पंजाब में दाखिल होती है, वहां से उसने उस रेखा को खींचा, वहां से उस रेखा को शुरू किया। रावी और सतलुज नदी को फॉलो करते हुए जो रेडक्लिफ की कलम थी वो बढ़ती है करीबन 200 मील दूर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट तक, और वहां तक उसने उसकी बाउंड्री लाइन को छुआ। इस तरह से उसने पंजाब को पूरा डिवाइड किया था, पंजाब की जो बाउंड्री लाइन थी वो खींची थी। और इसी तरह जो लाहौर था पंजाब का, जो भारत का लाहौर था एक तरह से, वो चला जाता है पाकिस्तान के पास और अमृतसर जो था वो भारत की तरफ रह गया। और इस तरह से ये भी हुआ था कि ये जो 2 शहर थे, लाहौर और अमृतसर, जिन्हें ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है, ट्विन सिटीज कहा जाता था, सिस्टर सिटीज कहा जाता था, ये दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सिरिल रेडक्लिफ को जिन 5 हफ्तों में
इतने बड़े टास्क को करने के लिए बुलाया था, इतने बड़े ह्यूमन हिस्ट्री के पार्टीशन को करने के लिए बुलाया था, वो अपना ये काम पूरा कर चुके थे। यहाँ से अब उन्हें वापस इंग्लैंड जाना था। भारी सुरक्षा के साथ में सिरिल रेडक्लिफ को यहाँ से इंग्लैंड भेजा जाता है। उनका जो प्लेन था, वहाँ पे आईसीएस के जो उनके सहयोगी थे, जो उनके कलीग्स थे, उन्होंने उस प्लेन की पूरी अच्छे से जांच की कि कहीं इसमें किसी ने कोई बॉम्ब तो नहीं रख दिया है, क्योंकि रिटेलिएशन जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो भी लोगों का बढ़ने लगा था जब से ये चीज़ें सामने आई थी। जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनका भी आक्रोश जो था वो बढ़ने लगा था। तो पूरी प्लेन की जांच की जाती है, कोई बॉम्ब तो नहीं रख दिया है प्लेन के अंदर। इसके बाद में ये जो हवाई जहाज था रेडक्लिफ का, वो उड़ान भरता है। उड़ान भरी हवाई जहाज ने, और रेडक्लिफ अपने उस प्लेन की खिड़की से नीचे यही देख रहे थे कि ये जो सोने जैसे दिख रहे ये जो खेत हैं, ये जो सारे नीचे मैदान पड़े हुए हैं, ये वही मैदान है जिन्हें उन्होंने अभी अभी डिवाइड किया और अभी अलग अलग हो जाएंगे। और इसके बाद वो ये बखूबी जानते थे कि इसके बाद कितना ज़्यादा खून खराबा होने वाला है। उनका मन जो था वो दुखी था। साथ ही साथ में बात की जाए नेहरू और जिन्ना की, तो रेडक्लिफ को जब अपॉइंट किया गया था तो नेहरू और जिन्ना दोनों से ही ये वचन एक तरह से ले लिया गया था कि जो रेडक्लिफ का फैसला होगा बॉर्डर्स के लिए, बाउंड्री लाइन के लिए, वो आप उसको अंतिम मानेंगे और साथ में उस पर अमल भी करेंगे। दोनों को ये चीज़ करनी थी, लेकिन बाद में ये बताया गया कि रेडक्लिफ तक ये बातें पहुंच चुकी थी कि नेहरू और जिन्ना दोनों ने ही कई ऐसे पॉइंट्स थे बाउंड्री लाइंस के जिन पर बहुत ज़्यादा जो रेडक्लिफ था उसको एक तरह से उसकी नाकामी बताई कि उसने गलत तरीके से लाइन ड्रॉ की है, गलत तरीके से बॉर्डर डिवाइड किए। तो ये चीज़ें सब जब चल रही थी और साथ में रेडक्लिफ ने जिस तरह का यहाँ पे पार्टीशन किया था, वो बखूबी जानता था कि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा इसका रिटेलिएशन होगा, खून खराबा होगा। तो यहाँ पे जो एक तरह से देखा जाए कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्टीशन, जो सबसे टफेस्ट टास्क उसको दिया गया था, उसके लिए उसको 2000 पाउंड जो मिलने थे, रेडक्लिफ ने वो लेने से मना कर दिया। वो अपने लॉ चैम्बर्स में वापस पहुंच चुका था और वहां पे जाके उसने इंग्लैंड में उन 2000 पाउंड को भी लेने से मना कर दिया। और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच मानव इतिहास की सबसे लंबी, एक तरह से देखा जाए तो एक देश से दूसरे देश की जो देशांतर यात्राएं, ये यात्राएं शुरू हो जाती हैं। इसके बाद दुनिया ने ह्यूमन हिस्ट्री का लार्जेस्ट माइग्रेशन देखा। एक देश से दूसरे देश लोग जा रहे थे अपना सब कुछ छोड़ के। इसके बाद में लोगों ने ब्लडीएस्ट पार्टीशन देखा, जहां पे 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, हजारों महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, लोगों की प्रॉपर्टीज, लोगों के घर, रिश्ते नाते, सब लोग इतर बितर हो गए, सब यहाँ रह गए, लोग दूसरे देश में चले गए, उनके घर, फसलें, खेत, सब कुछ एक देश में रह गया, लोग दूसरे देश में जाके अपना दोबारा से नया बसेरा बनाने लगे। आज़ादी की खुशी, एक तरह से कई ऐसे लोग थे, दोनों प्रांत ऐसे थे, बंगाल और पंजाब, जहाँ पे लोगों की आज़ादी की खुशी जो थी वो छिन चुकी थी। ये सब चीज़ें दुनिया ने देखी, एक लार्जेस्ट माइग्रेशन देखा। और ये कहा जाता है कि इफ इट्स बॉर्डर इशू, इफ इट्स बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, देन इट्स ब्रिटिश, इफ इट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, देन इट्स अमेरिकन्स। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से इंडिया को डिवाइड किया, भारत को डिवाइड किया था, उनका इंटेंशन यही था कि भारत जो है वो फॉल होगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारत ने करीबन 565 रजवाड़ों को इकट्ठा करके इसके बाद में किस तरह से ग्रोथ की और किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनकर उभरा है। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि जो रेडक्लिफ की एक बड़ी गलती थी, बंगाल पार्टीशन, जो बंगाल की जो बॉर्डर को डिवाइड उसने किया था, उसमें कि सारी की सारी जो जूट फील्ड्स थी, दुनिया भर की 85% जूट फील्ड जो पाकिस्तान के पास चली गई थी, उसके बाद भी भारत के पास सिर्फ मिल्स बची थी। आज की डेट में देखा जाए तो भारत जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरी दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 जूट प्रोड्यूसर है। और सेकंड नंबर पर आता है बांग्लादेश। यहाँ पे आप ये देखिए कि जो चाहता था, एक तरह से ब्रिटिशर्स जो चाहते थे, वो उसमें खुद ही फेल हो गए। आज की डेट में इंडिया जो है, जो भारत है, यूके से कई ज़्यादा आगे निकल चुका है। आज भारत की जो गिनती होती है वो सुपर पावर्स के साथ में, यूएस के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ होती है। यूके का यहाँ पे कहीं भी नाम नहीं आता है, जिक्र नहीं होता है। तो एक तरह से देखा जाए कि यूके जो ये चाहता था, ब्रिटिशर्स जो चाहते थे कि भारत फेल हो जाएगा, आज वो लोग खुद फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। हमने आपको बता दिया है कि सिरिल रेडक्लिफ ने कैसे पार्टीशन लाइन को ड्रॉ किया, कैसे भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को बनाया। इसी के साथ में क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा था, कैसे उन्हें वहाँ पे अपॉइंट किया गया, क्या क्या इवेंट्स रहे इस पूरे दौरान में, और ये सब कुछ यहाँ से आपको पढ़ने को मिल सकता है। फ्रीडम एट मिडनाइट में 1975 में ये बुक पब्लिश हुई थी, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपिलियर की। इसमें पूरा बहुत ही अच्छे से जो इंडिपेंडेंस था भारत का, उसको दिखाया गया है।
तो आप ये भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और साथ में आपको इसी तरह के और भी वीडियो और भी एपिसोड्स हम आपके लेकर आते रहेंगे। आप भी अपने टॉपिक्स हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी और आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कई सारी रिसर्च करने के बाद में आपके लिए हम एपिसोड लेकर आते हैं, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। आपको बहुत सारे वहाँ पे एपिसोड मिल सकते हैं, करीबन 70 एपिसोड हो चुके हैं। आपको यूपीएससी सीएससी का स्टडी आईक्यू के सारे बैचेस के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ भी आप उन्हें जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको विजय लाइव कोड लगाना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और बड़ा डिस्काउंट लेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छे से पसंद भी आया होगा और आप इसको आगे शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।